नमस्ते। सर वो नमस्ते। कोड हमें दे सर दीजिए नमस्ते। और बैठिए, आराम से बैठिए। थैंक यू सर। और कैसे हैं आप? ठीक है? कोई तनाव, कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई समस्या है आपको हियरिंग वगैरह की? हाँ सर। तो अभी आपको हमारी आवाज़ आराम से सुनाई दे रही है? सुनने यस में सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है। तो इंटरव्यू आपका शुरू करें हम लोग? यस सर। तो अपने बारे में बोर्ड को संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसमें आपको अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपना जाति, धर्म नहीं शेयर करना है। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी बायोलॉजी से किया है और पीजी हिस्ट्री से किया है। सर मेरी हॉबीज़ हैं मूवी देखना, वेब सीरीज़ देखना। ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में, या कुछ और करिकुलम एक्टिविटी आप कुछ करती हों? हाँ, कुकिंग करती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से करने वाली। कुछ जैसे ऑब्वियसली अलग होगी तो और अच्छा लगेगा हाँ हम सर, लोगों को जो भी। जिन जिन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है मैं कोशिश करती हूँ वो कम टाइम में बन जाए। अच्छा। हाँ वो और जो ऑलरेडी कम टाइम में है, जैसे मैगी? नहीं, वो सब मैं खाती नहीं तो बनाती भी नहीं हूँ सर। चलिए अच्छी बात है। हिंदी लिटरेचर आपने रखा हुआ है, यस सर। तो लिटरेचर किसको कहते हैं, पहले तो ये आप बताइए। सर साहित्य उसको कहते हैं जिसमें हित की भावना निहित हो। हित की भावना तो सब में निहित है। फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें भी हित की भावना निहित है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी हित की भावना निहित है। हाँ सर। ठीक है ना? या जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसको पढ़ने का उद्देश्य कहीं ना कहीं अंतिम रूप से आम जनता का हित ही है। यस सर। तो साहित्य कैसे अलग है फिर? ये सब जो है वो भौतिक समृद्धि सुख को देने के लिए हित है, लेकिन साहित्य में जो एक आंतरिक शांति, मन की शांति वो भी प्रदान करता है। जैसे आज के समय में देखें तो हर टेक्नोलॉजी है लेकिन उससे सुविधाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन की अशांति भी है। फ़ोन हम यूज़ करते हैं, रात भर देखते हैं, लेकिन उससे मन शांत तो नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो साहित्य एक थेरेपी की तरह भी काम करता है। अच्छा, भाषा क्या है? सर भाषा एक भास से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना। सिर्फ बोलने को ही भाषा कहते हैं? सर नहीं, बोलने को तो नहीं कहते हैं, क्योंकि भाषाएं तो और भी होती हैं। जैसे शारीरिक भाव भंगिमाएँ होती हैं, वो भी भाषा में ही आते हैं। हाव भाव विचार वो सब भाषा में ही आते हैं, लेकिन एक ये होता है ना कि भास से बना है ये। संकेत भी आता है भाषा में? संकेत भी आ सकते हैं उसमें, क्योंकि चित्रण? चित्रात्मक लिपि है तो वो भी एक भाषा ही है। इन सभी चीज़ों को मिला करके भाषा की परिभाषा बनाइए। सर अभी मैं नहीं बना पा रही हूँ, सोच नहीं पा रही हूँ ज़्यादा। अच्छा, साहित्य में किसको पढ़ा है आपने, मन से पढ़ा हो? मन से मैंने सूर को बहुत मन से पढ़ा है। कबीर, सूरदास जी, कबीरदास जी। सूर और कबीर जी सर। दोनों की रचनाओं की विधाओं में जी सर। मूलभूत अंतर क्या है? सर सूरदास जी जो हैं उनकी रचनाएं जैसे एक कहानी या उसको लेके चलती हैं। जैसे कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो उस पे ही संबंधित हैं उससे, और उसी को लेकर चलती हैं। वात्सल्य है उनमें, और प्रेम है, श्रृंगार है। और कबीरदास जी जो हैं उनकी जो प्रबंधात्मक नहीं है, किसी कहानी को लेकर नहीं उनकी रचनाएं चलती हैं, तो उसमें कई तरह की ये शामिल हो जाते हैं। और उनकी जो रचनाएं हैं उसमें प्रेम दिखता है, लेकिन वो एक सूफ़ी या अलौकिक प्रेम है उनका वो, और श्रृंगार जैसी चीज़ें मतलब उसके लिए नहीं दिखती हैं। और जैसे कुछ आलोचकों का कहना है कि कबीर तो सामाजिक भी नहीं थे, जैसे समाज की कोई उन्होंने इस चीज़ के लिए कोई रचना नहीं की, क्योंकि उनका दर्शन ही अलग था। कई चीज़ों से लिया गया, नाथ पंथियों से लिया गया, और उन्होंने वैष्णव धर्म से भी लिया, क्योंकि हे राम, जो राम है कबीर के, वो कहीं ना कहीं वो प्रतीक तो वहाँ से लिए गए हैं, बेशक वो अलौकिक या निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। तो मूलभूत अंतर यही है कि उनकी कहानियाँ या उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनके काव्य है उनका, तो वो प्रबंधात्मक तो नहीं है, और इनका कुछ न कुछ हद तक तो प्रबंधात्मक कह सकते अच्छा, हैं। राम की शक्ति पूजा किसने लिखी है? अ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला ने। जी सर। और रामचरितमानस? रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। तीनों में राम एक पात्र है, जी सर। तीनों रचनाओं में। तीनों के राम में क्या अंतर है? तीनों के राम हैं तो एक ही, लेकिन निराला जो हैं वो जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, वो उसको लेके प्रतीक के रूप में कि जो राम है वो स्वतंत्रता के प्रतीक हैं और ब्रिटिश शक्ति के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। रावण इसमें ब्रिटिश शक्ति है और राम स्वतंत्रता के प्रतीक हैं।
और तुलसीदास जी के राम हैं वो मध्यकालीन युग में इसके जो मध्यकालीन शासक हैं वो उनके खिलाफ राम राज्य स्थापित करने के प्रतीक हैं। और जो अ, रामायण है, वाल्मीकि रामायण, उसके तो पात्र राम हैं ही। अच्छा, अगर हिंदी साहित्य आपने पढ़ा होगा, दिव्या पढ़ी है आपने? हाँ सर, दिव्या पढ़ी है, लेकिन अब यूपी पीसीएस के सिलेबस में दिव्या नहीं है। पढ़ी तो है मैंने। अच्छा। आलोचनात्मक साहित्य पढ़ा होगा आपने? जी सर। तो अगर हम लोग पिछले 15-20 सालों की बात करें, तो हिंदी में जो आलोचनात्मक पक्ष है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या ओपिनियन है? सर मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी भी जो आलोचक हैं वो भी कुछ नए आलोचनाकारों के नाम बताइए। सर एकदम रिसेंट तो मुझे भी नहीं याद है, तो लेकिन कैसे हम मान लें उनसे कि नए आलोचक आ रहे हैं और नए संदर्भों में जो साहित्य की आलोचनात्मक पक्ष था वो अभी भी जीवंत है? सर ये बस मैं नाम भूल रही हूँ, क्योंकि मैंने पढ़े तो थे, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ कुछ रहा। आलोचनाकारों का नाम बताइए। हाँ, नामवर सिंह जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, और भी जैसे शुक्ल जी तो थोड़े पहले के हैं, लेकिन ये नामवर सिंह जी और ये तो अभी तो इन उनके तीनों बाद लोगों से। के आलोचनात्मक पक्ष में अंतर क्या है? सर जैसे शुक्ल जी जो हैं उन्होंने भाषा और रचना उन सब चीज़ों पे बहुत जोर दिया। वो कविता या कोई लेखन या वो शैली है उसके मर्म को इतना नहीं देते हैं, लेकिन मतलब उनका है कि ये जो भाषा है, रचना है, वो चीज़ें बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन जैसे नामवर सिंह जी हैं और बाकी ये जो बाद के ये आलोचनाकार हैं, इन्होंने कविताओं को या रचनाओं को उनके मर्म पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि नहीं सिर्फ भाषा या उससे ही वो ये रचना वो नहीं बन जाती, बहुत महत्वपूर्ण उनके मर्म भी होना चाहिए उनका, कि जो समाज को प्रेरित करे, उसकी कमियां दिखाए। तो ये एक मुझे मूलभूत अंतर दिखाई देता है। अस्मिता मूलक साहित्य पढ़ा है आपने? सर सॉरी सर, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है। नारीवादी आंदोलनों से संबंधित साहित्य पढ़ा है आपने? जी सर। तो नारीवादी आंदोलन पे भी पढ़ा होगा, आदिवासी आंदोलन पे भी पढ़ा होगा। अभी हमारी एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बनी है, तो इससे नारीवादी आंदोलनों पर और आदिवासी जो साहित्य और समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो सर ये था कि वो कहीं किसी एक हिस्से में कहीं बैठ के किसी कोने में लिख रहे होंगे, लेकिन अब इससे कम से कम ये जाएगा कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, वो उस क्षेत्र से आती हैं, उस समाज से आती हैं, तो लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी उस चीज़ को लेकर। लोग उसको सर्च करने लगेंगे, जानने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। तो इससे कम से कम ये चीज़ें होंगी कि जो एक वंचित वर्ग है या कहीं छुपा हुआ है या लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लोग जानने लगेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। तो मुझे तो अभी ऐसा ही लगता है। ठीक है, प्लीज़ सर। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची के बारे में कुछ बताइए। भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वर्तमान में यह क्यों चर्चा में है, क्या आप महसूस करते हैं कि 10वीं अनुसूची में कुछ सुधार की आवश्यकता है? सर ये इसमें ना दल बदल कानून की सब ये वो प्रावधान किए गए हैं कि जो अभी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि किसी दल से टूटकर कोई कुछ नेता इधर चले गए, उधर चले गए। तो ये अभी महाराष्ट्र वाला जो सब मामला हुआ था, उसके बाद और एक दो जगह और भी हुए हैं ये मामले। तो इस वजह से ये ज़्यादा चर्चाओं में रही है कि दल बदल कानून में कुछ ऐसे बदलाव भी होने चाहिए जो ये सब, लेकिन उसमें बदलाव किए ही गए थे पहले तो, और अभी भी मांग हो रही है कि कुछ और बदलाव भी किए जाने चाहिए। ये कब भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया? सर अभी मैं सर नहीं याद कर पा रही हूँ, सॉरी सर। ये क्या इसके लिए कोई संविधान संशोधन करना पड़ा था? जी सर, तो संविधान कौन सा संविधान संशोधन था? सर अभी नहीं याद आ रहा है। चलिए, कोई एक एक्ट चर्चा में रहता, शारदा एक्ट। जी सर। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन शोषण से रोकथाम है। आप कन्फर्म बता रही हैं कि शारदा एक्ट महिलाओं के कार्यस्थल पर? सॉरी सर, मैं सर कंफ्यूज हो गई हूँ सर। सोच लीजिए, घबराइए नहीं, हम आपको समय दे रहे हैं, सोच लीजिए किस क्षेत्र से। सॉरी सर, सॉरी, मैं भूल गई हूँ उसको। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आजकल भारतीय समाज में भी विशेष रूप से महानगरों में लिव इन रिलेशन, सहजीवन की अवधारणा को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसे आप किस रूप में देखती हैं? सर ये
इस रूप में, क्योंकि एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और दूसरा ये है कि मतलब दो अडल्ट हैं तो उनको साथ में रहने की स्वतंत्रता है हम, लेकिन ये है कि हमारा समाज इसे स्वीकार अभी भी नहीं करता है। क्यों नहीं हमारा समाज स्वीकार? आपने कहा 2 एडल्ट लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जी सर। तो हम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? सर हमारा समाज में तो यही है कि शादी के बाद ही लोग साथ रहें, तो सामाजिक स्वीकृति तो नहीं ही है ऐसे सर। लेकिन वैधानिक स्वीकृति का कानूनी स्वीकृति तो मिल गई। आप इसे उचित मानती हैं या उचित नहीं मानती हैं? मेरा आपसे एकदम सीधा प्रश्न है, उचित मानती हो आप या नहीं मानती? ये अपनी सर पर्सनल चॉइस हो सकती है। पर्सन चॉइस। आजकल एक धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, सांप्रदायिकता की बात होती है, तो क्या आप मानते हैं कि जो सांप्रदायिकता है या सामाजिक आर्थिक कारणों से केवल उत्पन्न होती है या इसके पीछे और भी कोई कारण होते हैं? सर ये सामाजिक आर्थिक कारणों से तो होती है, और भी हो सकते हैं। जैसे अभी की सांप्रदायिकता को बढ़ाने में मतलब देखा जाता है ज़्यादातर कि कहीं ना कहीं जो बाहर के देश होते हैं उनका भी हाथ होता है कि वहाँ से फंडिंग हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो उस चीज़ का भी फ़ायदा वो लोग उठाते हैं कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट तो रहते हैं, बॉर्डर पे वो लोग करवाते रहते हैं जैसे दूसरे हमारे जो दुश्मन देश हैं, लेकिन वो अंदरूनी जो है आंतरिक सुरक्षा उसको भी चोट पहुंचाने के लिए इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। क्या सांप्रदायिकता राजनीतिक कारणों से नहीं उत्पन्न होती है? कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से भी थोड़ा बहुत तो हो ही सकती है, होती भी है। थोड़ा बहुत हो सकते हैं। अच्छा, वर्तमान में जीरो बजट फार्मिंग, जिसे प्राकृतिक खेती भी कहा जा रहा, शून्य बजट आधारित खेती कहा जा रहा, सरकार इसको बढ़ावा देना चाह रही है और इस दिशा में उपयुक्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो इस जीरो बजट फार्मिंग की मीनिंग क्या है? सर जीरो बजट फार्मिंग का मीनिंग है कि जो खेती की लागत है वो एकदम कम करना, तो इसके लिए जो जैविक खाद है उसको बढ़ावा देना और जल संरक्षण करना, जिससे कि और तो इससे ये होगा कि जो फर्टिलाइज़र हैं केमिकल वो यूज़ नहीं करने होंगे। आपने देखा कि लंका में अचानक फर्टिलाइजर का प्रयोग बंद कर दिया गया, उत्पादन बहुत कम हो गया। सर मैं उसी पे आ रही हूँ। हाँ, तो ये सरकार की योजना है, लेकिन अब ये है कुछ भी कोई भी योजनाएं जब लाई जाती हैं या कोई भी प्रोजेक्ट लाया जाता है तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों ही होते हैं। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट यही आ रहे हैं या लोग कह भी रहे हैं कि इससे ये हो सकता है कि जो उत्पादकता है वो कम भी हो सकती है, क्योंकि हरित क्रांति से पहले जब था कि वो उत्पादन कम ही होता था, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से वो उत्पादकता में वृद्धि आई। लेकिन अब केमिकल फर्टिलाइज़र से ये भी हुआ कि जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी बढ़ने लगी। तो इसलिए लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे भारत में से लागू कर दिया जाना चाहिए। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे पहले जीरो बजट फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में अंतर क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो सर ये लगभग तो सेम ही है, पर हाँ कुछ थोड़ा अंतर हो सकता है कि उसमें बिल्कुल लागत को कम कर देना, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में है कि हर चीज़ को ऑर्गेनिक तरीके से ही, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और बाकी कोई भी ऐसा केमिकल नहीं यूज़ किया जाए। तो अभी मुझे तो यही समझ आ रहा है सर। जीरो बजट फार्मिंग की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई? चलिए कोई बात नहीं, अगला आपसे मेरा प्रश्न, वर्तमान समय में मुद्रास्फीति, जिसे महंगाई भी हम कहते हैं, लगातार बढ़ रही है। जब यह केवल भारत की ही समस्या नहीं है, वैश्विक समस्या इस समय बन चुकी है, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि आज महंगाई बढ़ रही है? सर इसका एक तो मंदी भी कई साल से चल रही है इसमें, और दूसरा कहीं कहीं अस्थिरताएं, जैसे रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो ही रहा है। और तो ये चीज़ें भी हैं कि कभी किसी देश पे प्रतिबंध, आयात निर्यात, ये सब चीज़ें भी मतलब बहुत इम्पैक्ट हम डालती भारतीय हैं। परिप्रेक्ष्य में पूछें कि भारत में महंगाई जो है मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों में देखी जा रही है, सब्जी हुआ, दूध हुआ, इस तरह के जो हैं, इसका कारण क्या है? सर अभी मैं नहीं सोच पा रही हूँ, सॉरी। चलिए अगला, दक्षिणी चीन सागर के मुद्दा से आप परिचित हैं? ये दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा क्या है?
सर दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा, चीन जैसे चीन इस पे ना पूरे चीन सागर पे अपना आधिपत्य मानता है, तो वो जो उसके आसपास के छोटे छोटे देश हैं उन सबको भी, उनके जो आइलैंड वाइलैंड हैं उन पे भी कब्जा कर लिया। तो वो उसका मेन है कि उससे जो ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड का इधर से उधर, उस सब पे कब्जा करके रखना, तो उसका यही मेन मोटो ही है। भारत का इसमें इंटरेस्ट क्या है? सर भारत का भी तो ट्रेड वहाँ से होता ही है, तो अगर आगे उसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया तो वो इस चीज़ को कहीं भी ब्लॉकेज कर देगा, हम कुछ चीज़ें नहीं ट्रेड कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए ही संकट हो जाएगा। अच्छा, कुछ वर्ष पहले लिपू लेक, लिम्पियाधुरा जैसे वर्ड चर्चा में आए थे, ये किस संदर्भ में आए थे? सर ये नेपाल से हमारी सीमाएं लगती हैं, वहाँ पे ही ये जगह हैं, तो नेपाल और भारत के बीच में कुछ ऐसा थोड़ा जो विवाद हुआ था वही था। डोकलाम विवाद क्या था? सर डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है जो चीन और इसके चीन, भूटान और उसके इंडिया के बीच में, जो हमारा सिक्किम का इलाका आता है वहाँ उसके पास में, सॉरी नेपाल है सर, भूटान बोल गई। अच्छा, इस भारत में भी मांग उठ रही है कि पाकिस्तान के साथ जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ है उससे भारत अपने को अलग कर ले। क्या भारत को ऐसा करना चाहिए, सिंधु नदी जल समझौता? सर उसमें ये है ना कि जो हम 3 नदियों का पानी उनको दिया जाता है, सिंधु, रावी, सर मैं थोड़ा भूल गई, इसमें कंफ्यूज हो गई। हम क्यों सिंधु के बारे में पूछे, अन्य नदियों के बारे में हमको जी नहीं? सर, जिन नदियों का पानी हमें मिलता है हम उसका पूरी तरीके से उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, तो वो पूरा का पूरा पानी पाकिस्तान चला जाता है। तो ये मांग इसलिए उठ रही है कि कम से कम हम उस पूरे पानी को तो यूज़ करें। और ये जब देखो ये पाकिस्तान कहीं ना कहीं कभी इंटरनेशनल कोर्ट या कभी कहीं ना कहीं जाता है, और हर बार जबकि हम उसके सिंधु नदी समझौते के तहत ही अब उन जहाँ पे हमें डैम बनाने हैं या कोई प्रोजेक्ट लगाना है वो सब कर रहे हैं, तो यही मांग उठती रहती है इसलिए। तो क्या हम सिंधु नदी जल समझौते से अपने को अलग कर सकते हैं? सर अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्या बाधाएं हैं? अभी नहीं लगता, मतलब करने का अधिकार है हमको? सर ये तो हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने तब क्यों भारत के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि इस पर हम विचार कर रहे हैं कि हम सिंधु नदी जल समझौते से अपने को अलग कर लें? सर ये मुझे पता नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है स्टेटमेंट ये। चलिए कोई बात नहीं। संसदीय संप्रभुता का मतलब क्या है? 2 क्वेश्चन और पूछ करके मैं। संसदीय संप्रभुता, सर मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ। नक्सलवाद शब्द आपने सुना है? जी सर। नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार 2017 से ही समाधान योजना चला रही है। इसके बारे में कुछ आप बताएंगे, यह समाधान योजना क्या है? सर समाधान योजना के अंतर्गत जो नक्सली हैं तो उनके लिए कुछ योजनाएं, उसमें भी कुछ प्रावधान बनाए गए हैं कि आप अपने आप को सरेंडर करें और आप लोगों को मतलब जीविक स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। उसके लिए आप उनको जो वित्त भी मुहैया कराया जाता है उसके बाद में, कि आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कंफर्म है कि आप पूरे विश्वास के साथ बता रहे हैं या कहीं बस मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। अंदाज़ा लगा रहे हैं? ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, साइबर इंश्योरेंस की बात होने लगी है वर्तमान में कि साइबर बीमा को बढ़ावा दिया जाए, तो ये साइबर बीमा के बारे में कुछ आप हमें बताइए। सर मुझे कोई जानकारी। चलिए कोई बात नहीं सर। अच्छा, ब्रेल डे के बारे में आप जानते हैं? हाँ, पर ब्रेल डे नहीं मुझे याद है सर। किस, आप गेस करेंगे किस हाँ, मंथ ये में मनाया मतलब जाता है? जो आँखों से विकलांग दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए जो एक ब्रेल लिपि बनाई जाती है, जिसको वो छूकर सारे मतलब जो अक्षर हैं या वो हैं उनको पहचानते हैं, तो उनके लिए ये मनाया जाता है। लेकिन किस डेट नहीं पता है सर। डे नहीं पता है? जी सर। आप अभी सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने जो अपने देश के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उसके बारे में जानकारी है? नहीं सर। अच्छा, आप ये बताएं कि भारत में कुल कितने % लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड है, दिव्यांगजन है? सॉरी सर, मैं भूल गई हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दिव्यांगजन है पॉपुलेशन के हिसाब से? सॉरी सर, नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो काफ़ी उनका माइंड शार्प होता है,
कहा जाता है, जो बाकी लोग, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है। तो आखिर कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं? सर मुझे ऐसा तो पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ बताने की। साइंटिफिकली है ये, क्योंकि जब ज़्यादा डेविएशंस होंगे तो जो इन्फॉर्मेशंस होगा उसका ज़्यादा डेविएशन होगा, बिखराव होगा। और जैसे हमने कई बार अपने जीवन काल में भी देखते हैं, अभी पिछले बार एक लड़का आईएएस भी बना है, केम्पा होन्ने दिव्यांगजन ही है, उनको गवर्नर ने अपॉइंट भी किया है और अच्छा है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हाँ सर, हो सकता है कि उन्हें जैसे किसी चीज़ के लिए उन्हें शारीरिक कोई अगर कमी है या कुछ है, तो वो उन चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं कि नहीं ये है तो यही करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है सर। देखिए, आपकी हॉबी है वाचिंग मूवीज़। तो आप सिनेमा को समाज से किस तरीके से देखते हैं? एक दौर था 1970s तक जब साहित्य समाज में कहीं न कहीं तालमेल था। आपने अभी डिस्कशन किया कि किस तरीके से एक संवेदना से समाज जुड़ा हुआ है, रोटी कपड़ा मकान से जुड़ा हुआ है। आज जो सिनेमा बन रहा है उसके अंतर्गत कहीं न कहीं वायलेंस है और भी बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स माने जाते हैं। टीवी सीरियल्स भी बने हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि वैल्यूज़ का लगातार जो है अवमूल्यन हो रहा है और इससे जो युवाओं में है हिंसा की भावना बढ़ रही है, और जो साहित्य है वो कहीं न कहीं इसको कंट्रोल या उसको उस तरीके से नहीं दिखा पा रहा है? एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि लगातार हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा में छात्रों की कमी हो रही है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत जगह तो टीचर हैं और स्टूडेंट भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसको मार्केट इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि भाषाओं को बंद कर दिया जाए, जैसे पंजाबी के साथ, जैसे बाकी कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये समाज के लिए आखिर क्या ऐसा डायनामिज्म क्यों नहीं है? आखिर बाबा नागार्जुन हो, दिनकर हो, आपने बहुत सारे लेखकों का नाम लिया, आखिर क्या वो गैप है? क्या हिंदी साहित्य जो है बाजार की भाषा क्यों नहीं बन पा रही है लार्जर पर्सपेक्टिव में? सर ये दोनों दो प्रश्न हैं, आप अलग अलग खंड में जवाब। एक तो सर हिंदी साहित्य का ये है ना कि ये कमर्शियलाइज नहीं है, और इससे देखा जाता है कि जैसे आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का युग है पूरी तरीके से, तो वहाँ पे साहित्य की वजह से कोई नौकरी मिलना तो मुश्किल ही है आज के समय में। तो इसीलिए जो युवा है उनका रुझान थोड़ा कम भी होता जा रहा है, और धीरे धीरे जो ये सिनेमा और इन सब चीज़ों ने ऐसी चीज़ों को दिखाना शुरू कर दिया कि लोग साहित्य से दूर होते चले गए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी साहित्य एक थेरेपी का काम करता है, जो मुझे भी बहुत हद तक लगता है। जैसे मैं थक जाती हूँ या कुछ करती हूँ, तो उसके बाद जब मैं मेंस दे रही थी तो मैं ऑप्शनल सबसे लास्ट में पढ़ती थी अपना शाम को, जब मैं पढ़ते पढ़ते जीएस और उसको थक जाती थी, तो बहुत सुकून महसूस होता है इससे। लेकिन वही है कि अब टेक्नोलॉजी के टाइम में साहित्य को बहुत पीछे कहीं ना कहीं लोगों ने छोड़ दिया है। जो आज के युवा हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात मैं सिनेमा के लिए बताना चाहूँगी सर, कि जो सिनेमा है वो भी कमर्शियलाइज ही है एक तरीके से। तो जो पहले का सिनेमा होता था वो मूल्यों, भावनाओं और उस सब का बहुत ध्यान रखते थे जो मूवीज़ बनती थी। आज के समय में उनको बस ये है कि कमर्शियल सिनेमा है, उनको पैसा कमाना है, चाहे जिस भी तरीके से वो बन रहा है, जैसे भी बन रहा है, चाहे उसमें वायलेंस ज़्यादा दिखानी पड़े, चाहे और चीज़ें भी दिखानी पड़े। तो इस वजह से वैल्यूज़ गिरती भी जा रही हैं, ये चीज़ तो देखने को मिल रही है। लेकिन लोगों को वो पसंद ही वही आ रहा है, तो उनकी मजबूरी है कि वो वही बना रहे हैं। भारत की पहली मूवी कौन बनी थी? सर पहली मूवी तो राजा हरिश्चंद्र थी, लेकिन पहली बोलती मूवी आलम आरा थी। तो उस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था? हरिश्चंद्र जो राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी वो मूक फिल्म थी सर, उसमें आवाज़ नहीं थी, और आलम आरा में आवाज़ थी पहली फिल्म। आपके जीवन में ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं जो आपको प्रभावित करते हैं और उनसे आपको प्रेरणा मिलती है? स्वामी विवेकानंद मुझे बहुत प्रभावित करते हैं सर, क्योंकि उनकी जब मैं कुछ भी एक भी स्टेटमेंट या उनका कुछ भी पढ़ती हूँ तो वो एकदम से बिल्कुल जोश सा ला देता है, बिल्कुल कुछ कर गुजरने की हिम्मत आ जाती है कि नहीं, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में इतना कुछ किया, तो उसके सामने तो मतलब उनसे सर मोटिवेशन मिलता है। उनकी किसी पुस्तक का नाम बताएंगे? सर मुझे भी नहीं याद आ रहा है।
पुस्तक। गेस करें कोई भी। सर सॉरी, नहीं याद आ रहा है। विवेकानंद भारत के अलग अलग जगहों पे गए, कुछ प्रमुख स्थानों का नाम बताएंगे? जी सर। सर शिकागो गए थे 1893 में, जो जैसे धर्म संसद है वहाँ, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्पीच दिया था जो वर्ल्ड फेमस है आज भी। तो वो उसके लिए तो मतलब उस देश को, जो वहाँ पे लोग अंग्रेज़ या बाकी सब लोग कहते थे कि सपेरों का देश है, साधुओं का, नागाओं का देश है, तो वहाँ जाके उन्होंने बताया कि नहीं, ये सपेरों का देश नहीं, यहाँ पे एक धर्म की या संस्कृति की ऐसी बयार बहती है जो दिखा सकता है क्या है। ईश्वर तो एक ही है, चाहे कितने सारे भी धर्म अलग हों, लेकिन वो उनकी जो पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन वो लेकर तो एक ही रास्ते पर जाते हैं। जैसे कई धाराएँ, कई नदियाँ हैं, उनकी जो धाराएँ मिलती हैं, लेकिन जाती हैं वो गिरती समुद्र में ही हैं। तो वैसे ही उन्होंने धर्म को उन लोगों को ये दिखाया कि ये धर्म बस ऐसा ही नहीं है, इसमें सब कुछ है, शांति है, चैन है, मन मतलब आध्यात्म सब कुछ है उसमें। अंतिम प्रश्न है, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है जी सर। तो आप क्या करेंगे? वैसे तो सर मुझे भरोसा है अपनी मेहनत पे, अपने इस पर, तो मुझे ये पता है कि हो ही जाएगा। अगर नहीं होगा तो सर मैं हिस्ट्री से नेट जेआरएफ हूँ, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी विकल्प रख सकती हूँ। आपको जेआरएफ जब है तो फिर टीचिंग जॉब में आप क्यों नहीं जाना चाहती हैं? क्योंकि आप हायर एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, देश निर्माण में काम कर सकती हैं। चूँकि टीचिंग तो सबसे नोबल प्रोफेशन है, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं आप प्रशासन में आने के लिए एक ऑब्सेशन है, कहीं न कहीं आसक्ति है कि प्रशासन में मैं जाऊँ? सर मैंने शुरू से, जब से अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद से मैंने ये अपना मन बना ही लिया था कि मुझे प्रशासन में ही जाना है। तो मैं प्रशासन, इसके लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। उसके बाद में जब पीजी किया, फिर उसके बाद में नेट जेआरएफ, मेरा नेट जेआरएफ रिसेंटली हुआ है सर अभी। एक जाते-जाते एक प्रश्न यह है कि प्रशासन में जाके आप ऐसे कौन से अनोखे कार्य करेंगे जो वहाँ की जनता, वहाँ के लोग आपको जानें? सर मैं प्रशासन में जाके सबसे पहले तो ये करूँगी कि जो योजनाएं सरकार की चल रही होंगी, उनका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो नहीं, जनता नहीं, तक। नहीं, ये तो पैरोटिक आंसर इसको बोलते हैं, तोते वाले आंसर। सभी लोग यही, जितने सुबह से आ रहे हैं, कल भी आए थे, परसों भी आएंगे। आपका अपना जो होता है ना, कहने का मतलब इनोवेटिव क्या आप करना चाहेंगे? सर मैं 2-3 चीज़ों के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, जो मुझे शुरू से, एक तो मैं बाल विवाह के लिए भी काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ अभी बहुत बाल विवाह वहाँ होते हैं। तो मैं एक तो अवेयरनेस लाना चाहती हूँ। कानून तो है ही, लेकिन कानून का आज तक क्या फ़ायदा हुआ, सब कुछ तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। तो एक तो उसके लिए मैं बहुत काम करना चाहती हूँ, और महिलाओं के एजुकेशन के लिए भी काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें एजुकेशन फिर भी ठीक ठाक है, लड़कियाँ पढ़ती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अगर देखें तो वहाँ पर लड़कियाँ सच में अभी भी नहीं पढ़ पा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मैं कुछ ऐसा करूँ जाकर, नहीं, क्या करना चाहते हैं? ऐसा क्या करना चाहते हो? वही तो प्रश्न है हमारा। सर मैं एक तो अवेयरनेस लाना चाहूँगी कि लड़कियां पढ़ लिख कर बहुत कुछ आगे कर सकती हैं। सिर्फ शादी के लिए ही पढ़ाना ज़रूरी नहीं है कि आप झूठ मूठ के लिए पढ़ा रहे हैं। जो आजकल है गांव में, ऐसा ही होता है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, इतने तक पढ़ लो। तो ये नहीं, उन्हें मूलभूत अपने अधिकार, उनको सब कुछ पता होना चाहिए, और आगे अगर वो शादी के बाद भी अपनी फैमिली को चलाएं तो एक पढ़ी लिखी लड़की चलाए, तो वो अपने आगे की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक गोल सेट कर सकती हैं, उनके लिए भी मार्गदर्शक बन सकती हैं। तो मैं उनके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाऊँगी, और बाकी जो मुझसे हो सकेगा अपने, चाहे मैं अलग करूँ बियॉन्ड द उसके जाके, या अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके लिए, उनकी शिक्षा के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ आगे। थैंक यू सर, प्लीज़। मूवीज़ की बहुत सारी बात हो गई, आपका हॉबी भी वॉचिंग मूवीज़ है, तो दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं मूवीज़ के हमारी सोसाइटी पे, इसको ज़रा बताइए। हाँ जी सर। एक तो जो मूवीज़ हैं, वो कहते हैं ना, जो समाज में जो घटनाएँ घटती हैं जनरली उन पर ही कहीं न कहीं बनती हैं। तो सर मैं पॉजिटिव पॉइंट ये बताना चाहूँगी कि जैसे आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, जो ऑटोबायोग्राफी हैं, बन रही हैं आजकल ज़्यादा। तो कई बार होता है ना कि हम उन लोगों को शायद जानते भी नहीं थे, जो आज की पीढ़ी है। ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी? बायोग्राफी मूवीज़ हैं, तो वो जैसे भाग मिल्खा भाग बनी थी, तो शायद मैं भी उनको नहीं जानती थी।
लेकिन उस मूवी के बाद मैं उनको जानने लगी, फिर उन पर गर्व होने लगा कि उस टाइम उन्होंने मतलब उसके बाद अभी कई सारी जो फ़िल्में बनी हैं, ये एक पॉज़िटिव पॉइंट है कि आज की पीढ़ी को सर वो चीज़ें नहीं पता हैं। तो फ़िल्मों के ज़रिए उनको कम से कम वो जान पा रहे हैं, या हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं उनके बारे में भी आजकल बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, उन सबको जानते भी नहीं हैं। तो एक तो ये चीज़ें हैं। और नेगेटिविटी थोड़ा ये है कि आजकल जो वैल्यूज़ हैं थोड़ा उनमें कम भी हो गई हैं, लेकिन ये खुलापन थोड़ा ज़्यादा है, वायलेंस बहुत ज़्यादा भी दिखाई जाती है कुछ-कुछ फ़िल्मों में, तो वो बच्चों वायलेंस तो पहले भी दिखाई जाती थी। लेकिन अभी का थोड़ा अलग टाइप का वायलेंस दिखाया जाता है बिल्कुल। तो पहले तो जैसे कोई हथियार-वथियार अगर वो कुछ दिखाते थे तो उनको थोड़ा ये करते थे, छुपा देते थे या वो करते थे। तो आज के समय में तो थोड़ा बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो एक अच्छा, नेगेटिव अभी इम्पैक्ट होता है। रिसेंटली नेशनल अवार्ड्स अभी दिए गए। जी सर। किनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? अजय देवगन है और एक दक्षिण के जो स्टार हैं सूर्या। किस फिल्म को मिला है? सुराराई पुत्रु नाम है उस फ़िल्म का नाम। ये कौन सी भाषा की फिल्म है? तमिल फ़िल्म है सर ये। थैंक यू सर। 2-3 क्वेश्चन और। जी सर। एक केस स्टडी है। जी सर। मान लीजिए आप एसडीएम हैं और अपने ऑफिस में बैठी हैं। एक कपल आता है, उसने इंटरकास्ट मैरिज कर ली है और वो आपसे संरक्षण चाहते हैं। मैडम, हमारे गांव में खाप पंचायत ने आदेश जारी किया है कि हम दोनों को मार दिया जाए, और वो आपके ऑफिस में ज़बरदस्ती घुस आते हैं और 5 मिनट बाद पूरा गांव आपके ऑफिस को घेर लेता है। ठीक है? और आपके जो स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ हैं, वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। आपका टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया जाता है और सडनली आपने देखा आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। बाहर वाले कह रहे हैं, मैडम इन दोनों को बाहर कर दिए, नहीं तो इन दोनों के सहित आपको ही मार डालेंगे। और वो बच्चे कह रहे हैं, मैडम बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग हमको मार डालेंगे। क्या करिएगा? आप अकेले हैं, आपका मोबाइल बंद है, टेलीफोन कनेक्शन कटा हुआ है, सिक्योरिटी स्टाफ भीड़ देखकर भाग चुका है। आप सिर्फ अकेले प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उस परिसर में मौजूद हैं। बाहर भीड़ है और आपके साथ अंदर 2 बच्चे, एक बच्चा और एक बच्ची है। सर मेरी पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि मैं उनको सुरक्षा दूँ। कैसे दीजिएगा? समस्या तो यही है कि बाहर भीड़ है और कह रही हमारे हवाले कर दीजिए। इन्होंने हमारी जाति और धर्म का नाम कटा दिया, नाक कटा दिया। सर मैं कोशिश करूँगी उनको समझाने की, गाँव वालों को, कि मतलब इंटरकास्ट मैरिज करने से किसी को मारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान ने और हमारे कानून ने इनको। तो खाप इतना वो समझते तो वो इतना काम ही क्यों करते हैं? वो खाप पंचायत क्यों बैठाते? वो उतना आदेश ही क्यों जारी करते? और आपके यहाँ तो खाप पंचायत चलती भी है। सर ये तो कानून से और लॉ एंड ऑर्डर से ही हो सकता है। अब आपको जो करना है करिए मैडम, सब आपके हाथ में है। सर वही किया जाएगा, पहले उनको समझाया बुझाया ही जाएगा। बातचीत करने का ही रास्ता है यहाँ पे, क्योंकि और कुछ आसपास है ही नहीं। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि उन्हें समझा कैसे सकूँ। समझाइएगा? जरा हम ही को समझा दीजिए। सर यही समझाऊँगी मैं कि काका हाथ रसी के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या उनका योगदान है, जरा बताइए। सर वो व्यंग्यकार थे बहुत बड़े। कोई रचना उनकी? सर मुझे अभी तो याद नहीं, पापा सुनाते थे लेकिन मैं भी भूल गई हूँ। अच्छा, चलिए आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।